न्यू मॉम्स जो हैं वो अपनी सेल्फ केयर किस तरह से कर सकती हैं अपनी डाइट की ओवरऑल? साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक न्यू मदर बेबी डिलीवर करती है, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी से करे या सिजेरियन, तो उसको एक तो खुश रखें और उसको बहुत शाबाश दें इस चीज़ के हुँ, ऊपर। लेकिन जैसे ही बेबी आ जाता है तो वो इतनी ऑक्यूपाइड हाँ। हो जाती हैं विद द बेबी कि वो अपनी हेल्थ को भूल जाती हैं। तो अपनी जो डाइट है उसको प्रोटीन रिच रखें, वो आपके जो भी स्कार्स हैं, जो वूंड्स हैं, उनको हील अच्छी करेगी। आप क्या समझती हैं कि हस्बैंड्स जो हैं उनका क्या रोल है इस सारे प्रोसेस में? कितना सपोर्टिव होना उनका ज़रूरी है? थ्रू आउट प्रेगनेंसी फीमेल के लिए हस्बैंड की सपोर्ट बहुत मैटर करती है, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी। फीमेल डिफरेंट किस्म के इमोशनल स्ट्रेसेस से और फिजिकल बर्डन से गुजर रही होती है। साइंटिफिकली भी देखा गया कि फीमेल के अंदर बर्दाश्त की कैपेसिटी टू बेयर स्पेशली द लेबर पेन्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इफ़ शी हैज़ अ सपोर्टिव हस्बैंड अराउंड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये ख़ास तौर पे हमने जो पॉडकास्ट रखा है आज का, ये न्यू मॉम्स के लिए है जो मॉम्स टू बी हैं। और मैं खाली मॉम्स की बात ही क्यों करूं, जब भी कोई पेरेंट्स होते हैं और वो अपना बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी, ज़ाहिर है एक्साइटमेंट तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे फेयर्स होते हैं, कंसर्न्स होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपीरियंस जो कि वो फर्स्ट टाइम करने जा रहे होते हैं। और उसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं कि क्या चीज़ किस तरह से होगी, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ। सो इसके ऊपर बात करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए हमने आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में दावत दी है। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज़ वेल, और इनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। शी इज़ अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और ये पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। करंटली ये बहुत सक्सेसफुली अपना एक प्राइवेट क्लिनिक, सारास क्लिनिक के नाम से, लाहौर डीएचए में रन कर रही हैं। इसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट इन आईएमसी हॉस्पिटल फेज़ 5 डीएचए, और इसके अलावा हेल्थ ब्रिज हॉस्पिटल में भी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी अस्सलाम हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आप आई। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। सो आई थिंक बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे पास जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो माएँ बनने जा रही हैं वो हमारा ये शो देखेंगी, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो यही होगी कि हम कोशिश ये करें कि जो उनके फेयर्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो वो आगे क्या मतलब वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं इस न्यू बिल्कुल। जर्नी में। सो सबसे पहले तो मैं एक पर्सनल सवाल आपसे ये करूँगी कि गायनोकोलॉजिस्ट बनने का ख़्याल कैसे आया? मतलब ये पैशन, ये बहुत आई थिंक हार्ड वर्किंग और बहुत डिमांडिंग जॉब है। तो बिल्कुल। गायनोकोलॉजिस्ट का प्रोफ़ेशन कैसे चूज़ किया? बेसिकली मैं जब मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो थ्रू आउट माई एमबीबीएस मैं अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स को कहती थी कि वन थिंग जो मैंने नहीं बनना, दैट इज़ अ गायनाकोलॉजिस्ट। अच्छा। क्योंकि सबसे सुना हुआ था कि बहुत ही हार्ड फील्ड है हुँ। और टाइम मैनेज नहीं होता इन एवरीथिंग। लेकिन ड्यूरिंग माई हाउस जॉब मैंने 4 रोटेशंस की थी, एक गायनी में, पीडियाट्रिक्स में की थी, फिर मेडिसिन एंड सर्जरी। लेकिन लास्ट वाली मैंने गायनी में रखी थी। और लेकिन जब मैंने गायनी की तो मुझे इतना मज़ा आया, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो आउटकम थी और जो फैमिलीज़ थी उनमें हैप्पीनेस, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा खुशी आती थी। तो वो उस चीज़ ने मुझे बड़ा किया कि अगर मैं किसी को ट्रीट कर रही हूँ और उसके बाद इतनी दुआएँ मिल रही थी, तो मुझे ये चीज़ इस वजह से फ़ैसिनेट की कि आई वुड लाइक हुँ। टू गो इन दिस हाँ, फील्ड। बहुत रिवॉर्डिंग है बहुत ऑब्वियसली। आई रिवॉर्डिंग मीन है। आप यस। किसी का सबसे स्पेशल ये एक जर्नी है किसी की बिल्कुल। ज़िंदगी की, और आप उसको बिल्कुल। अगर खुशगवार बना दें तो आई थिंक इससे एग्जैक्टली। बड़ी और कोई बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो क्या चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं? क्योंकि अक्सर हम ये भी सुनते हैं, मतलब सोसाइटल ये स्टिग्मा भी है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर कोई बच्चे पैदा करता है। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या चेंजेस इनिशियली आती हैं और थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी क्या चेंजेस बॉडी में आती हैं?
बिल्कुल, इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी हैं और आपकी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी काफ़ी आती हैं। फ़िज़िकल चेंजेस के अंदर सबसे मेन जो है वो आपकी वाटर रिटेंशन होती है बॉडी के अंदर, जिस वज़ह से एट टाइम्स पाँव सूज जाते हैं, हाथों पे हुँ, स्वेलिंग आ जाती है। सेकेंडली आपकी बैक के ऊपर स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में जब बेबी का वेट ज़्यादा हो जाता है तो बैक एक बहुत ज़्यादा कॉमनली फीमेल्स को फ़ेस करनी पड़ती है। हेडेक्स होते हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर के शिफ्ट्स होना शुरू हो जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वज़ह से। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुल जाती हैं ताकि बेबी को सप्लाई अच्छी जाए। उससे हेडेक्स फ्रीक्वेंटली रहते हैं और पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत लो रहने लग जाता है। अक्सर आपने फर्स्ट 3 मंथ्स में देखा होगा पेशेंट जो कुछ भी खा रही है, बेशक सॉल्टी इनटेक भी कर रही है, तो 90, 60, 100, 70 इससे ज़्यादा बीपी नहीं आगे जा रहा होता। हुँ। तो पेशेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है और इसके अलावा एट टाइम्स कुछ लोगों का सांस फूलना शुरू हो जाता है जब वो स्ट्रेट लेटते हैं, लेग स्वेलिंग्स, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। लेकिन हर फीमेल में डिफरेंट सिम्टम्स होते हुँ। हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ टफ जर्नी और हमें अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करना चाहिए। फिर मेंटली जो है कई फीमेल्स जो हैं उनको डिप्रेशन के अंदर वो चली जाती हैं, हुँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट फैमिली की तरफ से देना इज़ वेरी एग्ज़ैक्टली। इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और हर एक का आई थिंक बर्दाश्त करने का जो लेवल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। होता है तो बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं हुआ था तो किसी और को ये नहीं बिल्कुल। होगा। सो आई यस। थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट की, जैसे आपने बात की। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये भी एक मैंने सुना है कि जो बड़े हैं घर में वो ये कहते हैं कि अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो गई है तो बार-बार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए और बार-बार अल्ट्रासाउंड्स नहीं कराने चाहिए। तो कितना फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कौन से ऐसे टाइम्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि जब आपको लगे कि डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए? जी, बिल्कुल, इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट विज़िट्स होते हैं वो मिस नहीं करने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो स्टार्टिंग विद प्रेगनेंसी टेस्ट, जब यूरिन टेस्ट पीरियड्स जब मिस होते हैं उसके बाद फीमेल्स करती हैं, तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप फ़ौरन ही जैसे ही आपके पीरियड्स मिस हुए तो तब जाना इज़ नॉट नेसेसरी। यू मस्ट वेट एट लीस्ट 2 वीक्स आफ्टर दैट, क्योंकि बेबी उस टाइम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक स्टेज पे होता है, ना स्कैन पे नज़र आता है। तो बेहतर ये होता है कि 2 वीक्स जब गुज़र जाएँ तो 6 वीक्स से 8 वीक्स की जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसमें बेबी हुँ। की हार्ट बीट हमने चेक करनी होती है। तो दैट इज़ द राइट टाइम फॉर योर फर्स्ट विजिट। उसके बाद एक एंटी स्कैन होता है टू रूल आउट डाउन सिंड्रोम, जो कि 11 से 13 वीक्स पे होता है। ये भी स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग आई शुड क्लियर कि जो स्कैन हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, दीज आर बेसिकली साउंड वेव्स, तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती बेबी के लिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट स्कैन्स हैं, फिर इसके बाद एनॉमली स्कैन आता है 18 टू हुँ। 20 वीक्स पे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये टाइम ब्रैकेट गुजार देंगे उसके बाद हम एनॉमली स्कैन नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका 20 वीक्स के बाद फीमेल्स के अंदर जितनी भी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर का ज़्यादा होना, ये सब 20 वीक्स के बाद होते हैं। हुँ। तो आइडियली शुरू में 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पहले मंथली लाजमी एक विजिट होना चाहिए। आफ्टर 28 टू 32 वीक्स आपको फोर्टनाइटली यानी महीने में 2 विजिट्स आप हुँ। 2 वीक्स के बाद आपके होने चाहिए। एंड 32 टिल 40 वीक्स जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो वीकली विजिट्स होते हैं। अच्छा। तो अंदाज़न अगर रफली मैं बताऊं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में 10 विजिट्स बनते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और अगर आपका 1 या 2 बच्चे पहले हैं हुँ, तो हुँ। 8 विजिट्स इन ऑल इन टोटल प्रेगनेंसी ये आपके हुँ। ज़रूरी होते हैं। अच्छा, राइट। यस। चलें, ये आपने बहुत एक मिथ बड़ी जो है मिसकंसेप्शन वो क्लियर की है। जी अदरवाइज़ जी। अक्सर ख़वातीन डर रही होती हैं कि अगर कोई भी इश्यू हो गया है या कुछ हो गया है, तो वो घबराती हैं, हम डॉक्टर के पास जाएँगे तो पता नहीं वो कौन-सा स्कैन कर देंगे और उसकी रेज़ से पता नहीं क्या हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दिस। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि जो बेबी हो वो कंसीव करें और अच्छी डेवलपमेंट हो, हेल्दी बेबी हो। सो व्हाट डू यू थिंक कि हेल्दी बेबी के लिए ऐसी कौन-सी डाइट होनी चाहिए? और एक बहुत फ़नी बात है वैसे कि क्या ऐसा कोई ताल्लुक है क्या, अगर आप सफ़ेद चीज़ें खाएँगे, कोकोनट खाएँगे तो गोरा बच्चा पैदा होगा? बेसिकली इसमें जेनेटिक्स का ज़्यादा रोल है, लेकिन कोकोनट इटसेल्फ इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, और शायद मैंने भी अपनी हर प्रेगनेंसी में अच्छा। कोकोनट खाया है तो और आप उसका रिकमेंड उसका करती हैं? असर तो हुआ है। नहीं, माशाल्लाह वो तो लेकिन आपकी जीन्स का हुआ है जी ना? जी बिल्कुल। लेकिन और बेसिकली तो कलर जो है वो पेरेंट्स की जेनेटिक्स हाँ, से उसका असल रोल एग्ज़ैक्टली। होता है। लेकिन अगर आप डाइट में अगर ये चीज़ें ऐड ऑन करें तो इनका कोई नुकसान नहीं है, तो हुँ, डेफिनेटली हेल्दी डाइट हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। बट यू कांट से कि कोकोनट की वजह से ही रंग गोरा होगा, हुँ, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स अ मिथ। हाँ। और सेकेंडली ये है कि इसके अंदर प्रेगनेंसी में एक तो आपकी डाइट हेल्दी में आपके फ्रूट्स होने चाहिए, आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन का इंटेक हुँ, एग्स का हुँ, और इवन फिश जो है, लेकिन जो सेफ वाली हो। हाँ। ऐसी आपने सी फूड नहीं लेना जो एलर्जीज कॉज करे। हुँ, और इन सब चीज़ का हेल्दी इंटेक करें, ग्रेन्स का इंटेक करें। हुँ, बाकी ये है कि सप्लीमेंट्स भी आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें फॉलिक एसिड इंटरनेशनल रिकमेंडेशन तो ये है कि आप
3 मंथ्स बिफोर कंसीविंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अच्छा। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बहुत सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें ब्रेन और हुँ, स्पाइनल कॉर्ड की जो स्वेलिंग्स बन जाती हैं बच्चों में, ये प्रिवेंट होती है। तो आइडियली आपको 3 मंथ्स पहले लेना चाहिए। अगर आपने नहीं लिया और आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो आप फौरी तब स्टार्ट कर दें। वो हुँ, फर्स्ट 3 मंथ्स में लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। उसके बाद जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है, तो तब से अपने आयरन और कैल्शियम का इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह ये कि डाइट से तो चलें आप लेंगी, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन की एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, तो वो आपके लिए तो एडजस्टमेंट्स कर देगी, लेकिन बेबी के लिए आपको सप्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। वरना आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी आपकी बोन्स में दर्द होना शुरू हो जाती है, आपका एचपी फॉल कर जाता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आयरन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। और फेरिटिन लेवल्स फीमेल्स के जो आपके आयरन स्टोर्स होते हैं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, इवन जिन खवातीन का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है उनको हाई डोज विटामिन डी रिकमेंडेड होता हाँ, हाँ। है। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ये हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ऐसे सप्लीमेंट्स ऐड करती हूँ जिसमें ओमेगा 3 और डीएचए, ये हुँ, सारी हुँ, चीज़ें हों। हुँ। उससे बेबी अच्छा की ब्रेन हाँ। डेवलपमेंट बहुत अच्छी आपने होती है। ये तो बता दिया कि डाइट और ये जो सप्लीमेंट्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने चाहिए। मुझे थोड़ा-सा प्रीनेटल के बारे में बताएँ कि हाउ शुड अ वुमन प्रिपेयर हरसेल्फ टू बी अ मॉम या फॉर द प्रेगनेंसी बेसिकली वो जो इस 9 मंथ्स की जो पूरी जर्नी है, इसके लिए पहले से अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकती हैं? साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी क्या ऐसी वो डाइट ले सकती हैं या सप्लीमेंट्स कौन से ऐसे प्रीनेटल वो ले सकती हैं? मल्टीविटामिन्स लें या क्या बिल्कुल। करें कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी रहे? बिल्कुल, इसमें एक तो जैसे मैंने आपको बताया फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें व्हेन दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। सेकेंडली जो प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स के बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक उतनी क्वांटिटी होती है कि ताकि अगर आप जब कंसीव करें, क्योंकि यूजुअली फर्स्ट मंथ में आपको पता ही नहीं चलता जब तक आपके पीरियड्स मिस नहीं होते, तो आपको सेफ क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स लेनी है, आपने ओवरडोजिंग किसी चीज़ की नहीं करनी। फिर वो मेडिसिन्स जो कुछ फीमेल्स होती हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स खा रही होती हैं, उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होती, जो न्यूबॉर्न जैसे जो एम्ब्रियो होता है उसके लिए सेफ़ नहीं होती। तो आप अगर कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, तो आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से जाके उनको कन्वर्ट करें इनटू सेफ़ अल्टरनेटिव्स, ताकि अगर आप हुँ। प्रेगनेंसी जर्नी पे जा रहे हैं तो ये ना हो कि, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड मंथ जब बेबी अभी फॉर्म हो रहा होता है, ऐसी मेडिकेशंस कुछ होती हैं जो टेराटोजेनिक होती हैं, जो बेबी में फिजिकल एब्नॉर्मेलिटी पैदा कर देती हुँ। हैं। तो उनको स्टॉप करके सेफ़र अल्टरनेटिव्स में, फिर कुछ लोगों को जैसे थायराइड प्रॉब्लम होते हैं हाँ, और बिल्कुल। डायबिटीज़ के, हुँ। जिनको शुगर का आपको पता है इट्स वेरी कॉमन इन हुँ, पाकिस्तान, हुँ। तो HbA1c का जो टेस्ट होता है जो आपको 3 मंथ्स का एवरेज देता है, इट शुड बी लेस देन 6% बिफोर ओके। कंसीविंग। वो हुँ। चेक करवा लें अपना अपना जो सीबीसी करवा लें, कुछ बेसिक टेस्ट करवा के देख लें कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएँ कि ये तो हमने बात कर ली क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी में, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अब थोड़ा-सा उन हैबिट्स के बारे में बताएँ जो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ठीक है, सबसे पहली चीज़ बिफोर आई मूव ऑन टू डाइट एंड अदर थिंग्स, स्ट्रेस नहीं लेना प्रेगनेंसी में, इट्स अ हुँ। बिग नो। क्योंकि इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर मदर स्ट्रेस लेती है तो उसके ब्रेन से नेगेटिव केमिकल्स निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, और वो जाके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से बेबी को जाते हैं और बेबी भी अंडर स्ट्रेस आ जाता है। आजकल ऑटिज्म इज़ ऑन द राइज, हाँ। ADHD इज़ ऑन द राइज, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लाइफ फास्ट हो गई है, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक चीज़ इसमें, मैं हस्बैंड्स जो भी मेरे क्लिनिक में आते हैं, तो मैं उनको स्पेसिफिकली गाइड करती हूँ कि अब आपकी वाइफ को मूड स्विंग्स होंगे और हाँ। आपने एक कान से सुनना है दूसरे से निकाल देना, इट्स वेरी पेशेंस। इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बेबी एंड अ हाँ। हैप्पी बेबी। सेकेंडली, आपने जो डाइट लेनी है, इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है कि दो लोगों का खाना है, दैट्स नॉट राइट। आपने बैलेंस डाइट अपनी लेनी है एंड यू टू सप्लीमेंट विद योर आयरन एंड कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। सेकेंडली, आप फिज़ी ड्रिंक्स इन चीज़ों को अवॉइड करें और हेल्दी डाइट लें, और जो स्नैकिंग है कभी कभार कर लें, लेकिन जो हमें नेचुरल चीज़ें पता हैं, दे आर हुँ। बेस्ट। सेकेंडली, आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी का अब इंसिडेंस इस वजह से भी कम होने लग गया है, क्योंकि फीमेल्स उस तरह एक्टिव नहीं है। मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मैं आई वाज वर्किंग इन सर्विसेज हॉस्पिटल, और वहाँ पे लिफ्ट हमारी ख़राब थी, तो मेरा थर्ड फ्लोर पे मेरा यूनिट होता था, और कोई 70-80 स्टेप्स होते थे, जो मैं 9th अच्छा। मंथ तक जो है मैं आई यूज्ड टू बी सो एक्टिव। हाँ। तो इसी वजह से जो है नॉर्मल डिलीवरी जो लोग चाहते हैं कि हम करें, दे हैव टू बी वेरी एक्टिव थ्रू हुँ। आउट हाँ, योर ये बड़ा प्रेगनेंसी। ज़रूरी है क्योंकि अक्सर यही लड़कियों को ये होता है अगर पता चल गया कि दे आर प्रेग्नेंट तो दे थिंक कि ये कोई खुदा ना ख़ास्ता बीमारी है और अब नहीं, इसमें बहुत एहतियात करनी है, हर कदम जो है वो आपने देख के उठाना है। कुछ चीज़ों तो की एहतियात करनी है, जैसे आप हील्स अवॉइड करें हाँ। कि ताकि अचानक से आपका पाँव ना मुड़ जाए, या कोई फॉल्स वगैरह प्रिवेंट करें। लेकिन वैसे एक्टिव लाइफ
लाइफस्टाइल, कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे किसी को ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, किसी की हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस है, उनके अंदर फिर हम एहतियात बताते हैं कि आपने बेड रेस्ट करना है, ये चीज़ें। लेकिन एक हेल्दी प्रेगनेंसी में यू नीड टू बी एक्टिव। ओके, यस। ओके। जैसे हमने कहा अच्छी डाइट लेनी चाहिए हेल्दी बेबी के लिए और इवन फॉर गुड प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग। मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसी है प्रेग्नेंट वुमन जो एक डाइट ले रही है, नॉर्मल डाइट ले रही है, बट स्टिल उसके अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे पता लग सकता है कि डाइट में कुछ ना कुछ खराबी है? सबसे पहले तो टायर्डनेस, फटीग बहुत ज़्यादा होगी। अक्सर फीमेल्स जब वो बैलेंस डाइट नहीं ले रही होती हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हम्म। बहुत कॉमन है। बिकॉज़ मैं अपनी क्लिनिक्स में आई मेक श्योर कि मैं पेशेंट्स का जो है फेरिटिन लेवल्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हूँ। और हमेशा आई थिंक कोई 80 टू 90% ऑफ द फीमेल्स जो है वो अंडर द नॉर्मल लिमिट होती हैं। तो हमारी आयरन रिच डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी वजह से क्योंकि बेबी के भी न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो आयरन की बहुत इनटेक ज़्यादा उस टाइम आपको करनी चाहिए अपनी डाइट में भी। तो उससे क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी से फिर फटीग होती है और टाइटनेस हो जाती है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसकी कमी से भी बॉडी के, आपको पता है विटामिन डी और आयरन से बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो यूजली फटीग जिन पेशेंट्स को ज़्यादा रह रही होती है, बैक एक बहुत ज़्यादा रह रही होती है, तो उनके अंदर फिर हमें डाइटरी डेफिशिएंसी को रूल आउट करना होता है कि कहीं किसी चीज़ की कमी है, देन वी हैव टू काउंसल देम अकॉर्डिंगली। हाँ, मतलब कुछ देयर आर साइंस एंड सिम्पटम्स व्हिच आर कॉमन। टायर्डनेस या नॉर्मली वो कभी-कभार तो आपको फ़ील होती है, लेकिन अगर यस, बहुत फ्रीक्वेंट बहुत है और फ्रीक्वेंट। बहुत ज़्यादा है तो जैसे आई थिंक। सांस फूलता है, हाँ। कुछ कदम लें और आपको लग रहा है कि आपका सांस फूलना हुँ, शुरू हो गया, ये एनीमिया की एक बहुत कॉमन, यानी खून की कमी की बहुत हाँ, कॉमन अलामत होती है। बिल्कुल। और अच्छा कभी कभार ब मसल जी, जी। क्रैम्प्स फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पड़ रहे होते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन, यस। वो कहती है यस। अक्सर हम लेग क्रैम्पिंग जो है यस, रात को उसमें एट लेटते हैं टाइम्स तो। B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है या हुँ, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अच्छा। और व्हाट अबाउट मैग्नीशियम? मैंने उसका भी सुना है अक्सर लड़कियाँ वो यस। सप्लीमेंट्स भी ले रही होती हैं कि वो। मैग्नीशियम एक सेफ अमाउंट में लेना चाहिए इन हुँ, प्रेगनेंसी, लेकिन मैग्नीशियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे आपकी नाइट स्लीप और मसल्स हाँ। जो है ये रेगुलेट होते हैं। अगेन तो दैट इज इंसोम्निया ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट। बहुत यस। बड़ा मसला है, नींद यस। नहीं आती। यस। यस। सो वो डिस्कम्फर्ट ज़ाहिर है होता है, एक आपकी बिल्कुल। यू हैव एम्बार्क ऑन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही है सब कुछ, तो वो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ इट बट इट्स मैनेजेबल। अच्छा, बिल्कुल। मुझे अब थोड़ा सा, हमने प्रेगनेंसी की तो बात की, अब थोड़ा सा डिलीवरी के ऊपर हम आते हैं कि हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर डिलीवरी? एक जो वुमन है उसको अब पता चल रहा है 8 मंथ आ गया, 9th मंथ आ गया और अब डिलीवरी का टाइम करीब है, तो वो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकती है? कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकती हैं कि वो साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा काम हो जाए डिलीवरी के लिए और फिजिकली भी उनकी डिलीवरी सेफ हो? जी, बिल्कुल। इसके अंदर एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि अपने आप को अगर तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और जो डॉक्टर हैज़ एडवाइस्ड कि आप एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल रख सकते हैं, तो आप 8 मंथ में अपना रूटीन में थोड़ी बहुत जैसे 30 मिनट्स की वॉक या 15 टू 20 मिनट्स की, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेगनेंसी। हम्म। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंसल्टेंट से इन कोऑर्डिनेशन है, आप रेगुलर अपने चेकअप्स करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक तो अपना एक्टिव लाइफ़स्टाइल रखें। सेकेंडली आपकी हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कुछ ब्लड टेस्ट होना आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो 8 मंथ्स का स्कैन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बेबी की ग्रोथ कहीं रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, हाँ। या एट टाइम्स ओवर ग्रोथ हो रही होती है कि आप इतनी मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं कि हम्म। बेबी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, उसमें बेबी का एक स्पेसिफिक वेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करके बेबी को 4-5 kgs का कर लेंगे, तो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी बहुत डिफिकल्ट हो हम्म। जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, बाकी यू हैव टू बी वेरी क्लोज कांटेक्ट विद योर डॉक्टर, क्योंकि इसीलिए जो थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड वाले डेज में इंटरनेशनली इसीलिए वीकली विजिट्स एडवाइस होते हैं, ताकि हम पेशेंट को एक एक चीज़ के बारे में आगाह कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर हाँ, प्रेगनेंसी, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज एवरी एवरी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी इज़, इज़ हाँ, डिफरेंट। यस। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स आपने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड लोगों से सुनी होंगी, और अक्सर जो आपके पास भी क्लाइंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर आपको भी सिखा रहे होंगे कि हमने तो ये सुना है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो उसके बारे में मुझे बताएँ कि एक बहुत बड़ी मिथ ये भी है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम या पहले सी सेक्शन हो गया, तो अब जो सेकंड आपकी डिलीवरी है वो भी सी सेक्शन ही होगी, उसमें नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं है। तो इज़ इट अ मिथ, या
क्या इसका नहीं, क्या? दिस इज़ अ मिथ बेसिकली। अगर आपका 2 इयर्स का गैप है इन द सेकंड प्रेगनेंसी, तो तब तक आपका यूट्रस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो लेबर पेन्स को दोबारा बेयर कर सकता है। अच्छा। इसमें कुछ खास क्राइटेरिया को हम वी बैक बोलते हैं, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, और मैंने बहुत से पेशेंट्स का किया हुआ है। एट टाइम्स व्हेन आई वाज इन सर्विसेज हॉस्पिटल, तो हमने 2 सिजेरियन वालों का भी किया हुआ है, क्योंकि वो अच्छा। पेशेंट्स आपको पता है वो बुक्ड पेशेंट्स नहीं होते, और जो हमारी कुछ फीमेल्स हैं दे डोंट गो टू द डॉक्टर, अचानक से आ जाती हैं। तो ऐसे केसेस भी मैंने डिलीवर किए जिनके 2 सिजेरियंस भी हुए हुए हैं, लेकिन इट्स नॉट हुँ। रिकमेंडेड। रिकमेंडेड है कि अगर 1 सिजेरियन है और आपका 2 इयर्स का गैप है फ्रॉम द प्रीवियस प्रेगनेंसी, देन वी कैन गिव अ ट्रायल। अगर आपका कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जैसे आपकी जो आवल है प्लेसेंटा वो नीचे नहीं है, या कोई और इस तरह की पिछली हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछला सिजेरियन किस बेसिस पे किया गया हुँ, था। हुँ, हुँ। फर्स्ट करें ब्रीच डिलीवरी के ऊपर किया था, तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर हम दोबारा ट्रायल ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं जिसमें फिर हम नहीं एडवाइस करते कि आपको हुँ, ट्रायल लेना हुँ। चाहिए। ओके। चलें, यस। दैट्स गुड टू नो। अदरवाइज़ ये एक जिसका फर्स्ट टाइम सी सेक्शन हुआ वो हमेशा उसको यही फ़ियर होता है कि अब नेक्स्ट टाइम भी सी सेक्शन। एंड आई थिंक राइट। बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ऐसी मिथ्स बनी हुई हैं जो बिला वजह का आई थिंक हमें डर और खौफ फैला रही बिल्कुल। है। हमने बात की कि किस तरह से अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए औरतें प्रिपेयर कर सकती हैं, फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उनको अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी किस तरह से वो बना सकती हैं। डिलीवरी की, लेबर की बात की। मुझे ये बताएँगे, फ़ॉल्स लेबर भी एक टर्म है और अक्सर ख़वातीन जो है उनको फ़ॉल्स पेन्स आ रही होती हैं, तो उनको लगता है कि अब ये डिलीवरी का टाइम है, लेबर में है वो, और फ़ौरन से हॉस्पिटल जाती हैं और फिर पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं, अभी टाइम है। सो कैसे पता चलेगा कि वाक़ई लेबर स्टार्ट हो चुका है, और क्या ऐसे साइन्स और सिम्पटम्स हैं या कौन-सी ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन से उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली 9 मंथ के अंदर फॉल्स पेन्स आती हैं, आपको कुछ सेकंड्स के लिए पीरियड लाइक क्रैम्पिंग फील होगी, हुँ। और उसके बाद वो फेड अवे हो जाती है। इनको हम अपनी मेडिकल टर्म में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, या फॉल्स टू लेबर पेन्स होती हैं। जो एक्चुअल लेबर है उसकी निशानी ये होती है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। और वो इनफ्रीक्वेंट ऐसे नहीं होगी कि एक दफ़ा हुई 20 सेकंड के लिए, उसके बाद 3 घंटे बाद। जो लेबर पेन्स है वो यूजुअली आपको 10 मिनट्स में 2-3 पेन्स फील होंगी, और आपको लगेगा विद एवरी पैसेज ऑफ टाइम उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है, और वो और क्लोजली स्पेस्ड हो जाती हैं। तो अगर तो आपको एक एक घंटे बाद, दो दो घंटे बाद पेन हो रही है और कुछ सेकंड्स के लिए रह रही है, तो ये फॉल्स पेन्स है, और दे आर हार्मलेस। लेकिन अगर ये आपको टाइम से पहले बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पकड़ लेती हैं, लाइक लेबर पेन्स, जैसे आपका 35th वीक चल रहा है, 34th है, तो देन यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। अगर तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली लाइक लेबर हुँ, पेन्स हो रही हैं, हुँ। क्योंकि उसको हम प्री टर्म लेबर कहते हैं, क्योंकि बेबी बेसिकली 37 वीक्स पे कंप्लीट होता है। अगर उससे पहले आपको लेबर पेन्स लग रही हैं, तो यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर एंड वी हैव टू स्टॉप दोज पेन्स। अच्छा। यस। ओके। मतलब आप टाइम देते हैं अपने पेशेंट को कि वो बेबी फुल टर्म तक फुल पहुँचे। टर्म तक पहुंचे, क्योंकि बेबी की लंग मेच्योरिटी 37 हाँ, वीक्स पे बिल्कुल। कंप्लीट होती है। हुँ। अगर बेबी उससे पहले डिलीवर हो जाता है, तो यूजुअली फिर बेबी को इंक्यूबेटर्स में रखना हाँ, पड़ता है, नर्सरीज में ऑब्वियसली रखना वो फिर पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी पोस्टपार्टम की तरफ जाते हैं। मैं बेबी से रिलेटेड सवाल तो आपसे डेफ़िनेटली करूँगी पोस्टपार्टम, लेकिन पहले हम मदर्स की बात करते हैं जिन्होंने बेबी डिलीवर कर दिया है। जी जी। पोस्टपार्टम केयर जो है औरतों के लिए जिन्होंने बेबी डिलीवर की है, क्या आप समझती हैं कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए या उनको अपनी केयर किस तरह से? क्योंकि यूजुअली देखा यही जाता है ना कि एक दफ़ा जब उनका बेबी हो जाता है, देन द होल वर्ल्ड यस। रिवॉल्व्स अराउंड द बेबी। वो अपने आप को बिल्कुल। बिल्कुल भूल जाती हैं, बिल्कुल। ऑब्वियसली उन्हें फीड भी कराना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो न्यू मॉम्स जो हैं वो अपनी सेल्फ केयर किस तरह से कर सकती हैं अपनी डाइट की ओवरऑल? जी। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक न्यू मदर बेबी डिलीवर करती है, बेशक वो नॉर्मल डिलीवरी से करे या सिजेरियन, उसके लिए फ़र्स्ट टाइम मदर के लिए तो एक बहुत ये इट्स अ बिग थिंग इन हर लाइफ। हाँ। तो उसको एक तो खुश रखें और उसको बहुत शाबाश दें इस चीज़ के हुँ। ऊपर, बिकॉज इट्स वेरी ड्रेनिंग फिजिकली भी और इमोशनली फॉर अ फीमेल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए। यूजली अक्सर फीमेल्स प्रेगनेंसी में तो बहुत ध्यान रख रही होती हैं अपनी डाइट का भी, हुँ। सप्लीमेंट्स के, लेकिन जैसे ही बेबी आ जाता है तो वो इतनी ऑक्यूपाइड हाँ, हो जाती हैं विद द बेबी को अपनी हेल्थ को भूल जाती हैं। तो अपनी जो डाइट है उसको प्रोटीन रिच रखें, वो आपके जो भी स्कार्स हैं, जो वूंड्स हैं, उनको हील अच्छी करेगी। फिर आपका नट्स का इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले हमारा कॉन्सेप्ट था पंजीरी जो लोग हाँ। खाते थे, दैट वाज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और वो हुँ। मैं अभी भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि पोस्टमार्टम में आपको लेनी चाहिए। और सेकेंडली मिल्क का इनटेक, ऑल दीज थिंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि मिल्क इनटेक नहीं करनी चाहिए इन द हाँ, पोस्टमार्टम, आई बिल्कुल। डोंट से दैट, आपको हुँ। करनी चाहिए।
लेकिन इट्स अ आप गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इट्स अ गुड देन। सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ। आप उसको थोड़ा सा वार्म करके ले लें, उसमें थोड़ी सी टर्मेरिक ऐड कर लें। हम्म। लेकिन इन चीज़ों का इंटेक, जो हेल्दी चीज़ें हैं, आपने लेनी है थ्रू आउट योर हम्म। पोस्टपार्टम। फिर आपका जो वूंड्स हैं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में एपिजियोटमी का जो वूंड होता है, फिर सिजेरियन में जो आपका जो स्टिच लाइन है, इनकी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अक्सर फीमेल्स क्या है, मैं तो अपनी पेशेंट्स को डिस्चार्ज से पहले आधा घंटा बैठ के सारा एक्सप्लेन करती हूँ हम्म। हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरिनियल वुंड्स जो आपके एपिजियोटमी के हैं, और जो सिजेरियन, क्योंकि दे आर अ बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप उनकी केयर पेशेंट को नहीं सही समझाएंगे, तो क्योंकि उनको तो नहीं पता कि हमने इनकी केयर बिल्कुल कैसे हाँ। करनी है, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो आपको रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स होती हैं फॉर अ फ्यू डेज जो आपने लेनी होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें भी आपको फिजिकली एक्टिव रहना है ड्यूरिंग योर पोस्टपार्टम। हम्म। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाँ। वो आपके यूट्रस को वापस इन शेप लेके आएगी। बेबी अच्छा। की हेल्थ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से बचाती है। वो बोथ इम्यूनिटी ऑफ बोथ मदर एंड यस, चाइल्ड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर सारा, आपने ब्रेस्ट फीडिंग का जिक्र किया कि हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जो फर्स्ट टाइम मॉम होती है, ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीड करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इट्स नॉट एन ईजी बिल्कुल। जॉब। और वो भी स्पेशली अगर आपने जब बेबी डिलीवर किया, आप खुद अभी सही तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे, बैक पेन्स होती हैं और इश्यूज होते हैं, नींद नहीं पूरी हो रही, तो उसके लिए कोई अगर आप टिप्स बताएं, या किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको ईजी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। जब फर्स्ट टाइम मॉम होती है, उनके लिए इट इज़ वेरी टफ। यूजली सेकंड थर्ड बेबी तक पेशेंट्स को आइडिया हो जाता है कि हाउ टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। फर्स्ट टाइम मॉम को सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा होता है मिल्क सप्लाई का, बिकॉज उन्हें लग रहा होता है हुँ, कि हमारा मिल्क प्रोड्यूस नहीं सही हो रहा, या बहुत कम है और बच्चे का हुँ, पेट नहीं भर रहा। इसमें वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिल्क सप्लाई आप जितना बेबी को फीड कराएंगे, शुरू में आपको सिर्फ ड्रॉप्स की फॉर्म में कोलोस्ट्रम आ रहा होता है। दे आर स्मॉल 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ येलो, लाइट येलो लिक्विड, लेकिन इट इज़ वेरी रिच ऑफ, उसको हम कहते हैं कि इट्स लाइक गोल्ड, अच्छा। कि उसमें इतनी एनर्जी और इतनी प्रोटीन्स होती हैं, और बेबी को वो इन्फेक्शन से बचाता है। तो यूज अगर वो थोड़े थोड़े आपको 2 3 ड्रॉप्स भी कोलोस्ट्रम के आ रहे हैं, कीप गिविंग इट टू द बेबी। और आपने एक हैबिट बनानी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि एवरी 2 आवर्स आपने बेबी को फीड करवाना है, बेशक आपको मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा। हुँ, क्योंकि इससे रिफ्लेक्स जाता है टू द ब्रेन कि बेबी को इस टाइम फीड चाहिए, एंड यू विल नोटिस द वेरी नेक्स्ट डे कि जिस जिस टाइम पे आपने प्रीवियस डे पे फीड कराया होगा, आपको ऑटोमेटिकली उस दिन हुँ, जो है उन्हीं टाइम्स पे फील होगा कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अच्छा। प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। अच्छा डॉक्टर सारा, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू हियर। थोड़ा-सा इसमें ये भी क्लियर करें कि कुछ जो न्यू मॉम्स हैं वो जब ब्रेस्ट फीड करवाती भी हैं, बच्चा रोता बहुत ज़्यादा है। जी जी। उसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक जो नानियाँ भी होती हैं वो भी ये कहती हैं कि नहीं, इसका पेट नहीं भरा, तो वो मिल्क सप्लाई ठीक नहीं है, इस वज़ह से ये ज़्यादा रो रहा है, और फिर वो फीडर दे फीडर दे देती हैं। देती हैं, तो हाँ। ये जो रोने वाला बच्चे का कॉन्सेप्ट है, इज़ इट बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न कि वो सप्लाई का इश्यू होता है, उसका पेट नहीं भरता और इस वज़ह से वो देखिए, एट अनकंफर्टेबल। टाइम्स रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको पहले 1-2 दिन अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर हुँ, लेना, तो हुँ, सप्लाई बन जाती है। अच्छा। हाँ, उसमें परेशान क कभी-कभार कॉलिक का भी प्रॉब्लम होता हाँ, है, तो बिल्कुल। ये यू हैव टू हैव अ फाइन लाइन इन बिटवीन कि ये हुँ, कॉलिक हो रही है या दूसरी चीज़ है। हाँ, वही, बल्कि क्योंकि ज़ाहिर है अम्मियों की जो अम्मियाँ होती हैं ना, वो हाँ, बड़ी वो परेशान और कंसर्न्ड होती बिल्कुल, हैं। उन्हें होता है कि हमारी बेटी कंफर्टेबल रहे, लेकिन जी, उस चक्कर में आई थिंक ये वो क्रूशियल टाइम होता है, अगर आप थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त कर बिल्कुल, लें, आगे के लिए आसानी हो जाती बिल्कुल। है। अच्छा मुझे ये बताएँ, अब ये एक जो सवाल है, ये आई थिंक सारी ख़वातीन बहुत शौक से सुनेंगी। हस्बैंड्स का क्या इसमें रोल होना चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, और अब तो इवन इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये रिकमेंड किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि हस्बैंड्स वहाँ पे मौजूद हों। तो बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि हस्बैंड्स जो हैं उनका क्या रोल है इस सारे प्रोसेस में, कितना सपोर्टिव होना उनका ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी फ़ीमेल के लिए हस्बैंड की सपोर्ट बहुत मैटर करती है, बिकॉज इट्स अ डिफ़िकल्ट जर्नी। फ़ीमेल डिफरेंट किस्म के इमोशनल स्ट्रेसेस से और फिजिकल बर्डन से गुजर रही होती है। तो हस्बैंड जिनके सपोर्टिव होते हैं, तो यूजली पेशेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी अपनी कैरी करती हैं। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स में हस्बैंड को कहती हूँ कि ड्यूरिंग लेबर पेन्स, इसमें साइंटिफिकली भी देखा गया कि फ़ीमेल के अंदर बर्दाश्त की कैपेसिटी टू बेयर स्पेशली द लेबर पेन्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इफ़ शी हैज़ अ सपोर्टिव हस्बैंड हम्म, अराउंड। तो मैं तो अपने पेशेंट्स में कभी मना नहीं करती कि हस्बैंड बाहर खड़े हुए हों और हाँ। फीमेल अंदर अकेली लेबर पेन्स ले रही हो। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, और अक्सर पेशेंट्स बहुत अच्छा लेबर इस वजह से मैनेज कर लेती हैं।
तो हुँ। हस्बैंड की सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हस्बैंड को थोड़ा सा पेशेंस भी लेना पड़ता है, क्योंकि फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी मूड स्विंग से गुजरती है। हाँ। तो उनको अगर तो वो इस चीज़ को समझ लें, तो ये दोनों के लिए उनकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी और हुँ। ब्यूटीफुल हो जाती है। बिल्कुल, और अल्टीमेटली आपका जो बेबी है उसकी बिल्कुल। डेवलपमेंट इसके ऊपर बहुत। डिपेंड कर रही है। यस। सो आई थिंक उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हस्बैंड्स को पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत। दैट्स अच्छा, इम्पोर्टेंट। अब मैं एक आपसे चाहूँगी आप कोई अपना एक पर्सनल क्लाइंट का पेशेंट का एक्सपीरियंस जो बहुत आपको लगता है हार्ट वार्मिंग है और आपके दिल के बहुत करीब है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हैं, बिकॉज़ आई एम एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एज़ वेल। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको 12 इयर्स 15 इयर्स से बेबी नहीं होता उनका। हाँ, हाँ। तो व्हेन आई ट्रीट देम, और जब उनका बेबी आता है, तो यूजुअली इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द पेशेंट। वन ऑफ माई पेशेंट, उनके ही वॉज अराउंड 50 ईयर्स मेल, और उनको ही हैड द मेल हैड द प्रॉब्लम। और उनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप कभी यू विल नेवर बी एबल टू हैव अ बेबी। तो उनकी वाइफ़ को प्रेगनेंसी हुई थी, एंड थ्रू आउट वो प्रेगनेंसी मेरे पास आई, और जब उनको उनकी बेटी पैदा हुई थी, एंड उनको जब मैंने हैंड ओवर की उनकी बेबी गर्ल, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। उनको बहुत ज़्यादा रोना आया कि हुँ। मैं तो आई हैड लॉस्ट होप कि कभी भी हाँ, मेरी कोई औलाद होगी। बिल्कुल। तो वो जब मैंने उनको बेबी हैंड ओवर किया था, तो इट वाज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी हुँ। एंड फॉर हिम एज़ वेल। आई कैन सी कि अभी भी आपकी आंखों में पानी आ रहा है, यस, कितना यस। आपके दिल के करीब है इंसिडेंट। नो डाउट, बीइंग एन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग, हाँ बहुत जी। रिवॉर्डिंग भी है, और आई थिंक आपको दुआएं ही लगी हुई हैं जो बिल्कुल, माशाल्लाह यू आर अ वेरी सक्सेसफुल गायनोकोलॉजिस्ट। बिल्कुल। अच्छा, एंड पे मैं चाहूंगी कि आप कोई जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए, या जो अभी कंसीव करने जा रही हैं, कोई एक मैसेज जो आप उन्हें देना चाहेंगी। मैं यही कहूँगी कि आपको ये एक टाइम पीरियड जो 9 मंथ्स का है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेना। ये आपकी बेबी की पूरी लाइफ की जर्नी जो है वो 9 मंथ्स में समझें कि लिख दी जाती है। वट एवर आप जो खा रही हैं पी रही हैं, वो बच्चे की पूरी लाइफ की डिजीज़ को डिफ़ाइन कर देता है। तो यू हैव टू इन 9 मंथ्स को आपने यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज कि मैंने इसमें अपने आने वाले बच्चे की ज़िंदगी के लिए मैं क्या क्या एफ़र्ट पुट इन कर सकती हूँ। तो जस्ट पुट इन योर बेस्ट। आप अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, आप अपने हम्म। इमोशनल स्ट्रेसेस को मैनेज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई बात समझ नहीं आ रही है, या यू आर गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, तो आप सब्र कर लें फॉर योर चाइल्ड। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप इन 9 मंथ्स को अपने स्ट्रेस में गुजारेंगी, तो फॉर लाइफ बच्चे के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ऑल दो इट्स अ टू वे जर्नी, लेकिन फिर भी फीमेल को, बिकॉज आपको पता है फीमेल्स एट टाइम्स हम कहते हैं कि ज़्यादा समझदार होती हैं। हम्म। तो उनको अपने बेबी के लिए, मदर्स को ये बहुत ख्याल रखना है कि अपने बेबी, आने वाले बेबी के लिए 9 मंथ्स को, इसको एक गोल्डन पीरियड लेके बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आई और आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो सो मच। इसके साथ हम आज की पॉडकास्ट जो है उसको ख़त्म करते हैं, एंड आई होप ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल पॉडकास्ट थी आज की। डॉक्टर सारा ने हमें बहुत सारी इंसाइट्स दी, प्री नेटल की प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी, किस तरह से आपने अपनी केयर करनी है ताकि माँ और बच्चा दोनों जो है वो एक हेल्दी और एक सेहतमंद लाइफ गुजार सकें। So I will see you in the next episode. Take care. Allah Hafiz.